हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 1 से 2 जून 2025 के टॉप 6 करंट अफेयर। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 6 एमसीक्यू प्लस उससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स और स्टैटिक जीके बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों हमारा, भारत किस देश को पछाड़ कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सिलेक्टेड लिए हुए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो मैं आपको बता दूं, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है आईएमएफ की हालिया इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो दोस्तों यह रिपोर्ट किसने जारी की है, आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसको शॉर्ट में आईएमएफ भी कहते हैं। इसने यह रिपोर्ट जारी की है। आईएमएफ की अपडेट की गई रिपोर्ट में भारत को वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर रखा गया है, जिसका सकल घरेलू आय मतलब सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी जो है, जीडीपी वो है 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आइए जानते हैं आईएमएफ की रिपोर्ट अप्रैल 2025 के बारे में, जो अभी हाल ही में आईएमएफ ने जारी की है। इसके अनुसार दोस्तों जो भारत की जीडीपी है वो है 4.187 ट्रिलियन डॉलर, और वही बात करें जापान की जीडीपी है तो 1.186 ट्रिलियन डॉलर डॉलर है। भारत से आगे केवल दोस्तों अमेरिका, जिसकी 30.5 ट्रिलियन डॉलर है, और चीन दूसरे स्थान पर है 19.2 ट्रिलियन डॉलर के साथ में। और जर्मनी की बात करें तो वो तीसरे स्थान पर है 4.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ में तीसरे स्थान पर है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पहले पे अमेरिका है, दूसरे पर चीन है और तीसरे पर जर्मनी है, फिर चौथे पर भारत है। बात करें तो आईएमएफ के अनुसार जो भारत है वो 2027 और 28 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि 2027-28 तक जो भारत है वो जर्मनी को भी पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बात हो रही है दोस्तों आईएमएफ की, तो मैं आपको आईएमएफ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता देता हूँ। इसका फुल नाम है दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी इसकी स्थापना। और कहाँ हुई थी, न्यू हैम्पशायर अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। यह 27 दिसंबर 1945 को औपचारिक रूप से कार्य करने लगा। वर्तमान में दोस्तों बात करें तो आईएमएफ के 190 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं, तो आपको याद रखना है 190 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय दोस्तों बात करें तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। और इसके वर्तमान जो प्रबंध निदेशक हैं वो हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। इसके वर्तमान जो है प्रबंध निदेशक हैं। और भारत की बात करें तो भारत दोस्तों 1945 से आईएमएफ का संस्थापक सदस्य है। तो भारत जो आईएमएफ में कब जुड़ा है, आपको याद रखना है 1945 से आईएमएफ का संस्थापक सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, राम मोहन एमके को किस संगठन का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये है राम मनोहर एमके एमके सॉरी इनको जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमपीईडीए। एमपीईडीए का इनको निदेशक नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं दोस्तों इस प्रश्न की खबर का अवलोकन करते हुए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा। राम मनोहर एमके को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसका फुल फॉर्म दोस्तों एमपीईडीए का है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। वह समुद्री निर्यात क्षेत्र में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं। राम मोहन विपणन गुणवत्ता नियंत्रण
और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विशेषज्ञ हैं। उन्होंने टोक्यो में रेजिमेंट डायरेक्ट के रूप में भी कार्य किया है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। आइए दोस्तों बात करते हैं एमपीईडीए के बारे में। मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। इसका पूरा नाम है उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना कब हुई थी तो आपको याद रखना है 1972 में। और ये किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत यह कार्य करता है। और इसका जो मुख्यालय है आपको याद रखना है कोच्चि केरल में है। और इसके जो निदेशक कभी बने हैं वो है राम मोहन एमके, इसके निदेशक हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री वर्तमान में कौन है तो आपको याद रखना है पीयूष गोयल जो है इसके वर्तमान केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। हाल ही में न्यायमूर्ति केम्पैया सोमशेखर को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो ये दोस्तों केम्पैया सोमशेखर हैं, इनको मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आइए दोस्तों इससे संबंधित मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ चर्चा में क्या पॉइंट्स हैं। तो भारत के राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति केम्पैया सोमशेखर को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो इसकी नियुक्ति किसने की है दोस्तों, राष्ट्रपति ने की है। न्यायमूर्ति सोमशेखर इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। तो इससे पहले दोस्तों यह कहाँ थे मुख्य न्यायाधीश, कर्नाटक उच्च न्यायालय में इससे पहले यह मुख्य न्यायाधीश थे। यह नियुक्ति 21 मई 2025 को मुख्य न्यायाधीश डी कृष्ण कुमार की सेवानिवृत्ति से पहले हुई। तो दोस्तों यह जो इससे पहले जो मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, न्यायाधीश डी कृष्ण कुमार। इन्होंने अभी 21 मई 2025 को रिटायरमेंट हो गया इनका। तो इनकी जगह पर ये न्यायमूर्ति केम्पैया सोमशेखर को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति के सोमशेखर को 1990 में मैसूर और चामराजनगर सिविल और आपराधिक पक्ष में कानूनी प्रैक्टिस शुरू की। तो दोस्तों इन्होंने के सोमशेखर हैं, इन्होंने 1990 में मैसूर और चामराजनगर में कानूनी प्रैक्टिस इन्होंने शुरू की थी। आइए दोस्तों जानते हैं मणिपुर उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो मणिपुर उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 मार्च 2013 को की गई थी। इसे भारत के संविधान 2787वें संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। आइए दोस्तों जानते हैं मणिपुर उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी तो आपको याद रखना है 25 मार्च 2013 को मणिपुर की स्थापना की गई, मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसे भारत के संविधान 87वां संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है तो आपको याद रखना इम्फाल में है, जो मणिपुर की राजधानी है। इसका क्षेत्राधिकार केवल मणिपुर राज्य तक सीमित है। बात करें दोस्तों मणिपुर उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे जो थे मणिपुर उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी तो आपको याद रखना है न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी जो है ये मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने बहादुरी और पराक्रम के लिए कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने 39 जो है वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। आइए इससे संबंधित मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में 22 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी के दौरान 39 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी ने 39 जो है वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो कुल पुरस्कार कितने हैं, 39 हैं। जिसमें कीर्ति चक्र दोस्तों 6 हैं और जिसमें 4 मरणोपरांत हैं। और बात करें सौर चक्र की तो 33 जो है सौर चक्र प्रदान किए हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने, और जिसमें 7 जो है मरणोपरांत पुरस्कार इसमें शामिल हैं।
ये पुरस्कार भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, सीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को आतंकवाद विरोधी, उग्रवाद विरोधी अभियानों में असाधारण साहस दिखाने के लिए दिए गए हैं। तो ये पुरस्कार दोस्तों किसको किसको दिए? भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को किस लिए दिया गया? आतंकवाद विरोधी विरोधी उग्रवाद विरोधी अभियानों में असाधारण साहस दिखाने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? हाल ही में किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक की अध्यक्षता की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जरूर आएगा किसी न किसी एग्जाम में। तो दोस्तों अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी ने 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की है। तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आइए दोस्तों मैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबर बता देता हूँ इससे रिलेटेड। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 मई 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की। तो कहाँ पे की है दोस्तों? दिल्ली के भारत मंडपम में। कब हुई थी यह अध्यक्षता? तो आपको याद रखना है 24 मई 2025 को की गई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत @ 2047 के लिए राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर राष्ट्रीय विकास को गति देना था। इस बैठक में 24 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल हुए। इस बैठक की थीम जो है दोस्तों, थीम ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य, ये इस साल की थीम है। तो आपको याद रखना है ये 10वीं गवर्निंग काउंसिल की दोस्तों नीति आयोग की है ये बैठक। इसकी यह थीम है विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य। बात हो रही दोस्तों नीति आयोग, तो आइए नीति आयोग के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। नीति आयोग भारत सरकार का नीति थिंक टैंक है। इसका दोस्तों स्थापना नीति आयोग की या गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। इसका पूर्ववर्ती नाम जो दोस्तों जो था योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है नई दिल्ली। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं तो वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो आपको याद रखना है नीति आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बात करें उपाध्यक्ष वर्तमान कौन है? तो श्री सुमन बेरी जी जो है इनके वर्तमान नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। और बात करें सीईओ की, तो सीई कौन है? तो BR सुब्रमण्यम जो है वर्तमान में सीईओ हैं नीति आयोग के। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? 2025 में कितने नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 15। 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान दोस्तों किसने दिया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने यह सम्मान दिया है। आइए जानते हैं दोस्तों राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 के बारे में। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग प्रोफेशनलों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। इस वर्ष दोस्तों 15 नर्सिंग पेशेवरों को सम्मानित किया गया है। तो कितने नर्सों को सम्मानित किया गया? आपको याद रखना है 15। जो ये सभी नर्सें थे, इन सभी नर्सों ने कोविड-19 महामारी, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, प्राकृतिक आपदाओं और बुजुर्ग देखभाल जैसे क्षेत्रों में अनुकरणीय कार्य किया है, इसलिए यह इनको पुरस्कार मिला है। अगला पॉइंट है दोस्तों, आइए जानते हैं राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको याद रखना है 1973 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आपको याद रखना है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1973 में। यह पुरस्कार नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और लेडी हेल्थ विजिटर्स को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पुरस्कार में एक स्वर्ण या रजत पदक, एक प्रमाण पत्र और
रुपया 1 लाख की नगद राशि शामिल है। तो पुरस्कार में कितनी नगद राशि मिलती है दोस्तों, आपको याद रखना है 1 लाख रुपए। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। आइए जानते हैं दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में, कौन थी। इनका जन्म 12 मई 1820 इंग्लैंड में हुआ था। आधुनिक नर्सों की संस्थापक, क्राइमियन युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा की। उनको द लेडी विद लैम्प की उपाधि दी गई थी। और बात करें दोस्तों तो उनके योगदान के सम्मान में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 6 करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा। नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।